हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फटाफट से क्लास से कनेक्ट हो जाओ भाई फटाफट। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट की क्लास में हमने सॉइल साइंस स्टार्ट किया था और उसकी जो बेसिक बेसिक कुछ बातें थी वो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी या समझाने की कोशिश की थी। उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, अच्छे से आ रही है, तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए यस। और अगर आपको प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है तो फटाफट से मुझे पहले इन्फॉर्म कीजिए ताकि क्लास को मैं आगे करूं। अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ओके, नीतू का जवाब आ गया है, आवाज़ आ रही है प्रॉपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आवाज़ प्रॉपर आ रही है, देखो लास्ट क्लास की बात करें तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की थी। अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें मैं समझाऊं थोड़ा सा आपसे आग्रह है कि शांति से उस चीज़ को समझने की कोशिश के। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम समझने वाले और पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट की कि सॉइल साइंस सब्जेक्ट है, इसके कंसेप्ट क्या है। तो हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सॉइल साइंस कि जो सॉइल साइंस सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं इसके जो कंसेप्ट है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। और उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला जो कंसेप्ट है, फर्स्ट जो कंसेप्ट है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो पहला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कल कहा था कि हो सकता है आपने इनको ब्रांच के रूप में पढ़ा हो, लेकिन एक्चुअल में ये होते क्या है, ये कंसेप्ट होते हैं जिनमें फर्स्ट कंसेप्ट आ जाता है आपका पेडोलॉजी। यानी कि अगर बात किया जाए कि पेडोलॉजी ब्रांच में भी मैंने आपको पढ़ाया है और कंसेप्ट मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो एक कंसेप्ट हो जाता है पेडोलॉजी। और अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो एक आपका हो जाता है एडेफोलॉजी। कल की क्लास के अंदर जब लास्ट में टाइम कम रहा था तो मैंने आपको एक छोटा सा और कंसेप्ट समझाया था जिसके बारे में आपको याद ही होगा। मैंने आपसे कहा था कि यदि मान लीजिए किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि मान लीजिए नोमी लगा हुआ है या उसके लास्ट में लॉजी है या वाई है, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जनरली ये ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज के होते हैं? ग्रीक के होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यदि किसी वर्ड के पीछे कल्चर लगा हुआ है तो जो कल्चर वाले होते हैं ये जनरली होते हैं लैटिन लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। काफी बच्चे हो सकता है ये भी सोचे कि सर ये बहुत आसान चीजें हैं, ये तो हमें आता है, कुछ हार्ड सा पढ़ाइए बेटा। स्टार्ट जीरो से करेंगे और मैं ये मान के चलूंगा कि सारी चीजें मुझे समझाना है, एक छोटी जो आसान चीज है वो भी मुझे नहीं छोड़नी, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे बच्चों को सारे कंसेप्ट याद ही हो। तो हम सारे कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं। तो अब हमारे सामने दो टर्म्स है, एक आ जाता है पेडोलॉजी, दूसरा आ जाता है एडेफोलॉजी। इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेडोलॉजी के बारे में। देखो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एक चीज क्लियर कर देता हूं कि उसमें से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ से इस तरह से सवाल आता है या कोई भी टॉपिक होगा उससे किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, वहीं पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पेडोलॉजी जो है इसको आप आराम से स्टार लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो स्टार? क्योंकि याद रखना ये प्री पीजी के लिए, प्री पीजी के आप पुराने पेपर देखोगे तो वहां पेडोलॉजी पूछा हुआ है। अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि जेआरएफ में भी ये सवाल आता है। यानी कि अगर कंसेप्ट की बात करते हैं तो इन दोनों कंसेप्ट से हमेशा सवाल पूछा जाता है, जो एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आप लोगों के लिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें पेडोलॉजी जो वर्ड है इसके बारे में, तो याद रखना इसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सी लैंग्वेज का है? तो हम पहले तो कह देंगे कि पेडोलॉजी जो है
वो याद रखना ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो पेडोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है पेडोन और दूसरा होता है लोगस। यानी कि हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेडोलॉजी शब्द होता है इसमें दो शब्द रहते हैं। जो पहला वर्ड होता है दैट इज पेडोन एंड सेकंड इज लोगस। इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो बच्चे डब्ल्यूओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हिंदी में इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको लगे कि थोड़ा और हिंदी में चीजों को करने की जरूरत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर थोड़ा सा हिंदी मीडियम को और बढ़ाइए। कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़ा लेंगे। अब बात करें कि जो ये पेडोन शब्द यहाँ हमारे सामने है और लोगस शब्द हमारे सामने है, इनका मीन क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो याद रखना जो पेडोन वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, अगर हम इसके मीन के बारे में बात करें तो इसका इंग्लिश में मीन होता है सॉइल। क्या मीन होता है? सॉइल। और अगर हम बात करें कि सर इस लोगस का क्या मतलब होता है, तो याद रखना इस लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि अगर अंग्रेजी में आप टू स्टडी या किसी चीज को स्टडी करने के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में या यूं कहें जहां ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है वहां उसकी जगह लोगस वर्ड यूज किया जाता है। लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। और जो पेडोन होता है उसका मतलब क्या होता है? सॉइल। यानी पेडोन और लोगस को मिलाकर पेडोलॉजी बना। और इस पेडोलॉजी का अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन निकलता है स्टडी ऑफ सॉइल। यानी सॉइल का स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मैं देख लेता हूं, देखिए कमेंट आए हैं इंग्लिश में ही, ठीक है, ओके डन। आगे चलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हो गया पेडोलॉजी। सेकंड ब्रांच की बात करते हैं तो याद रखो जो सेकंड ब्रांच है आप लोगों की वो है एडेफोलॉजी। वो कौन सी है? एडेफोलॉजी। और एडेफोलॉजी होती है, ध्यान रखना, इसको हिंदी में मृदा शास्त्र कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मृदा शास्त्र इसको हम लोग कहते हैं। तो एडेफोलॉजी की बात करते हैं। एडेफोलॉजी के लास्ट में भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इसके पीछे लॉजी लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी कौन सी लैंग्वेज का होगा? ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड रहेगा। पहली बात याद रखना, ये भी कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है एडेफो। पहला क्या होता है? एडेफो। और दूसरा क्या होता है? याद रखना, पहला जो वर्ड होता है वो होता है एडेफो और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है लोगस। यानी ये भी कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। इसमें ध्यान रखना, इस एडेफो का जैसे आपने पेडोन का मीन निकाला था कि सर उसका मीन क्या होता है, वैसे इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है सॉइल। इसका मतलब भी क्या होता है? सॉइल। और जैसे ही आप लोगस की बात करते हैं तो लोगस पहले ही पढ़ चुके हैं, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी दोनों ही जो वर्ड्स हैं इनका मीन होता है स्टडी ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी दोनों ही ब्रांच में हम क्या करते हैं? सॉइल की स्टडी करते हैं। अगर दोनों में हमें सॉइल की ही स्टडी करना था तो हमें दो अलग अलग ब्रांच की जरूरत कहां पड़ गई? क्यों ना पेडोलॉजी या एडोफोलॉजी से ही काम चला लिया। हमें दो कंसेप्ट की जरूरत कहां आ गई? तो अब हम थोड़ा सा वापस से बैक चलते हैं और इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो याद रखना, जब भी हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। हम क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, हमारा कारण क्या है स्टडी का, उसका अलग अलग प्रकार से मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हो कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ है, यानी आप क्या पढ़ना चाह रहे हो कि जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो बनी कैसे है, इसका स्टडी करना चाह रहे हो। या आप ये देखना चाह रहे हो कि सर इसका क्लासिफिकेशन करना है हमको। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है वो भी मैं समझा देता हूं। जैसे आप बहुत अलग अलग टाइप की सॉइल को जानते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। यानी ये इतने सारे जो नाम आपके सामने हैं ये कहां से आए? इन नाम को आपने किस आधार पे बांटा? तो आपने क्या किया, सॉइल को उसका स्टडी किया और आपने उसको अलग अलग वर्ग में, अलग अलग क्लासेज में क्लासिफाई किया। तो अगर आप सॉइल के ओरिजिन यानी उसके फॉर्मेशन या उसके जन्म के बारे में बात करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो कि सॉइल कैसे बनी होगी, या आप उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसको अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर दें, या फिर मान लीजिए आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना चाहते हो। किसके बारे में बात करना चाहते हो? उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करना चाहते हो। तो याद रखना, जब भी आप ओरिजिन की स्टडी करोगे, क्लासिफिकेशन की करोगे और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करोगे, इन तीनों की
ही जब भी या इन तीनों से रिलेटेड स्टडी जब भी आप करोगे तो याद रखना वो कौन सी कंसेप्ट होगा, उसको बोलेंगे पेडोलॉजी। यानी कि एग्जाम में इसका जो सवाल आता है वो इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है, सीधा सीधा आता है स्टडी ऑफ सॉइल इन रेफरेंस ऑफ ओरिजिन क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। यानी कि अगर आप सॉइल की स्टडी उसके ओरिजिन क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में करते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। और याद रखना एडेफोलॉजी में क्या करते हैं, एडेफोलॉजी में सॉइल की जो स्टडी होती है याद रखना वो होती है हायर प्लांट्स के रेफरेंस में। इसका क्या मतलब है समझना, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे एओ की प्रिपरेशन कर रहे हो वो एमएससी कर चुके होंगे, तो जब आप एमएससी करते हो तो एमएससी में आप ट्रायल लगाते हो। जब आप एमएससी में ट्रायल लगाते हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि आप क्रॉप भी लगाते हो, और क्रॉप जो होता है उस क्रॉप की आप सॉइल के रेफरेंस में स्टडी करते हो कि प्लांट की हाइट कितनी है, एलुवियल सॉइल में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वीट के लिए सुटेबल कौन सी सॉइल है, कॉटन के लिए सुटेबल कौन सी सॉइल है, रेड सॉइल में कौन सी क्रॉप अच्छी होती है। यानी आप स्टडी करना चाह रहे हो कि किस क्रॉप के रेफरेंस में या किस क्रॉप के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है, तो वहां क्रॉप का नाम आ रहा है, प्लांट का नाम आ रहा है। यदि मान लीजिए जो डेफिनेशन आती है उसमें हायर प्लांट या प्लांट शब्द का यूज हो जाता है तो आंख बंद करके एडाफोलॉजी कर देना। और अगर मान लीजिए वहां ओरिजिन क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों के तीनों शब्द आपको दिखते हैं तो उसको आप कह देना पेडोलॉजी। पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी दोनों में ही सॉइल की स्टडी की जाती है। फर्क इतना सा है कि पेडोलॉजी में ओरिजिन क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, जबकि सेकंड जो एडाफोलॉजी होती है उसमें हायर प्लांट्स के रेफरेंस में इसकी स्टडी होती है। यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है याद रखना ये क्वेश्चन एओ में भी आ चुका है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। ध्यान रखना इसके क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल in reference of origin classification and distribution of soil उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको तीन शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। पहला आता है ओरिजिन, दूसरा आता है क्लासिफिकेशन, तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं इट मींस आपको पेडोलॉजी की डेफिनेशन पूछी है। लेकिन यहां पर एक वर्ड आ रहा है ओरिजिन, और याद रखना ओरिजिन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, अगर सॉइल के ओरिजिन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको क्लियरली याद होगा कि मैंने कहा था कि सॉइल का फॉर्मेशन नेचुरल प्रोसेस से अपने आप होता है। आर्टिफिशियली लेब के अंदर हम ना तो सॉइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना ही सॉइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए सॉइल को मैंने डेफिनेशन के अंदर एक टर्म लिखवाया था नेचुरल बॉडी, यानी कि जो सॉइल होती है वो एक नेचुरल बॉडी है। और उसका कारण ये होता है कि सॉइल का ना तो हम आर्टिफिशियली फॉर्मेशन कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर किसी बॉडी को हम ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो याद रखना उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहते हैं नेचुरल बॉडी। इसका मतलब पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग सॉइल क्या है, तो हम ओरिजिन की बात करते हैं, इसीलिए पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। ये सवाल भी याद रखना प्रीपीजी में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मेरे जो नोट्स है वो ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पास रहते हैं, क्योंकि जहां मैं पहले पढ़ाया करता था वहां से बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हों, लगभग सबके पास मेरे पुराने नोट्स अवेलेबल है। आप डबल का पेपर उठा के देख लेना,
यानी कि अगर आप उठाकर देखते हो AAO का पेपर, याद रखना आप उठा के देखते हो AO का पेपर, तो पुराना जो AO AAO के पेपर में जो सॉइल साइंस के सवाल आए हुए हैं, या यूं कहें सॉइल साइंस के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखना आपको एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा। यानी मेरे पढ़ाए हुए जो छोटे से नोट्स हैं उनमें से एक भी सवाल बाहर नहीं गया है। और प्री पीजी की बात करें तो प्री पीजी में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग नोट्सों से मिलान कर सकते हो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि सुंडा सर मात्र 50-60 पेज में पूरी सॉइल साइंस पढ़ा। देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको क्लियर कर देता हूं कि पूरी सॉइल साइंस पढ़ाने के लिए मुझे कितने पेज चाहिए, मुझे 50 से 60 पेज चाहिए। 50 से 60 पेज में पूरी सॉइल साइंस खत्म हो जाएगी। और याद रखना हर किसी एग्जाम के अंदर ये सारे जो सवाल बनेंगे वो आपके इसी 50-60 पेज में से आएंगे। यानी यहां से सॉइल साइंस पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि सॉइल साइंस के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, ऑल इंडिया लेवल का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है मेरे प्यारे रसगुल्लो। इसके बाद आगे चलते हैं, देखो ध्यान देना। अब बात करते हैं एडेफोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? एडेफोलॉजी की बात करते हैं। तो एडेफोलॉजी में मैंने कहा था किसके रेफरेंस में स्टडी करते हैं? हायर प्लांट्स के रेफरेंस में। यानी हम कह देंगे स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल in the reference of higher plants is called edaphology। देखो मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप रट्टा मारो, हर चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करना। हायर प्लांट वर्ड अगर आ रहा है तो आप कह दोगे कि सर ये एडाफोलॉजी की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यहां एक शब्द आया हायर प्लांट, यानी कि आप एक छोटा सा वर्ड ले लीजिए प्लांट। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट जो होता है जनरली ये ध्यान रखना, इसकी जो रूट्स होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट को जो फिजिकल या यूं कहें फिजिकल जो सपोर्ट होता है, यांत्रिक सहारा जिसको बोलते हैं, अरे पौधे को खड़ा रहना है, खड़ा कौन रखता है? सॉइल रखती है, ताकि जड़ें उसके अंदर जाती है, पकड़ बना के रखती है, पौधा सीधा खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं फिजिकल सपोर्ट। यानी प्लांट की जो रूट्स होती है वो कहां रहती है? सॉइल में रहती है। अब मान लीजिए इस प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाटर कहां से लेगा? सॉइल से। इसको मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या चाहिए? इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कहां से लेगा? सॉइल से लेगा। या फिर मान लीजिए इसको फिजिकल सपोर्ट चाहिए, इसको क्या चाहिए? इसको फिजिकल सपोर्ट चाहिए, जिसको यांत्रिक सहारा बोलते हैं, वो भी कौन देता है? सॉइल। जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो, आप खाना कहाँ खाते हो? घर पे खाते हो। रहते कहाँ हो? घर में रहते हो। और उसको आप बोलते हो हिंदी में आवास। हिंदी में जो घर होता है उसको आप कह सकते हो आवास, आंगन, इस तरह के शब्द यूज करते हो। और आवास को इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे हमारा हैबिटेट हमारा घर होता है, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनका जो हैबिटेट या घर होता है वो वास्तव में कौन होता है? सॉइल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एडेफोलॉजी है उसमें हायर प्लांट्स की स्टडी करते हैं, हायर प्लांट्स के रेफरेंस में सॉइल की स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडेफोलॉजी सॉइल जो होता है वो पौधों का घर होता है। उधर तो निर्माण के बारे में बात किया था, इसीलिए हमने कहा, यहां पर तो हमने निर्माण के बारे में चर्चा की थी, इसी की वजह से ओरिजिन वर्ड आ रहा था, इसकी वजह से हमने कहा कि ये एक क्या है? ये एक नेचुरल बॉडी होती है सॉइल। लेकिन याद रखना यहां हम फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की बात करने की वजह से प्लांट्स के लिए एक हैबिटेट होता है, आवास होता है। इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे? इसीलिए हम लोग कह देंगे कि according to एडेफोलॉजी soil is a natural हैबिटेट। यानी कि ये दूसरा सवाल बन गया है। देखो मैं आपको फालतू की थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको जो काम की चीजें होगी केवल वही लिखवाऊंगा। ये आप लोग याद रखना, इसको बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट, इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है? नेचुरल हैबिटेट बोलते हैं।
यानी इसमें से जो सवाल बनते हैं वो सारे आपके सामने। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन जाता है कि अकॉर्डिंग टू एडोफोलॉजी सॉइल क्या होती है, नेचुरल हैबिटेट होता है। इसकी डेफिनेशन में कौन सा वर्ड आएगा, हायर प्लांट्स आएगा। ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का है। कौन से वर्डों से बना है, एडोफोस और लोगस से। एडोफोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। इसका मतलब क्या होता है, सॉइल। पीछे की तरफ अगर हम चलते हैं तो पेडोलॉजी में भी सेम वही चीजें हैं। क्या होता है पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग, सॉइल नेचुरल बॉडी होती है। इसमें किसका स्टडी करते हैं, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। सॉइल का जो ओरिजिन है, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी स्टडी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए काली मिट्टी कहां पाई जाती है, राजस्थान के अंदर जो ब्लैक सॉइल होती है वो कहां प्रेजेंट होती है। आप 1 मिनट में कह दोगे कि सर जो ब्लैक सॉइल होती है, याद रखना ये कोटा संभाग में होती है। यानी कि राजस्थान के अंदर ब्लैक सॉइल कहां प्रेजेंट होती है, बोले सर कोटा में। कोटा में कौन सी सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। इसका मतलब आपको कैसे पता चला कि कोटा में ब्लैक सॉइल है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कौन सी सॉइल कहां कहां फैली हुई है, उसका विस्तार कहां कहां है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। इसीलिए हम कह देते हैं, याद रखना कोटा के अंदर ब्लैक सॉइल है। आपको इसी तरह के जैसे यूपी में कौन सी होती है, बोले एलुवियल है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी है, अगर आपको पूछे वेस्टर्न राजस्थान में कौन सी है, तो आप 1 मिनट नहीं लगाते और जवाब देते हो कि सर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर डेजर्ट सॉइल है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी स्टडी कर रखी है। तो इस तरह की स्टडी जब आप करते हो तो उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी। याद रखना पेडोलॉजी के अंदर ये स्टडी की जाती है। यहां तक के जो कंसेप्ट है, क्या आपको वो समझ में आ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। और अगर दिक्कत है तो फटाफट से मुझे बता दीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की यहां तक कोई दिक्कत है तो आप फटाफट से मुझे बता दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट जो सॉइल साइंस से रिलेटेड है, या यूं कहें सॉइल साइंस से जो बिलोंग करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि बहुत बार इनके बारे में भी सवाल आ जाता है, ऊपर से सवाल पूछ लेता है। तो हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सॉइल साइंस। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉइल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक सब्जेक्ट, या यूं कहें इसके एक जो कंसेप्ट था जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो पेडोलॉजी के बारे में बात की थी। इससे आगे चलते हैं तो इसी सॉइल साइंस के हमने अलग अलग जो सब्जेक्ट, या यूं कहें ब्रांचेज में पेडोलॉजी था, एक आपका आ गया था सॉइल फिजिक्स। क्या आ गया था, एक आपका आ जाता है सॉइल फिजिक्स। इसी तरीके से बात करें तो अगर फिजिक्स आता है तो आप ये कह सकते हो कि सर सॉइल केमिस्ट्री भी तो होता है। अरे सॉइल केमिस्ट्री भी होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी तरीके से आप कहोगे सर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पेडोलॉजी हो गया, इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि सर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी होगा। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लेते हैं। इसी तरह आगे के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी दूसरे पेज पे लिखते हैं, एक बार इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान देना, जब भी आपको सॉइल साइंस का यदि जो साइंटिस्ट बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का मतलब है मैं बात कर रहा हूं जो फादर जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर जिनको हम बोलते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ पेडोलॉजी। यानी यहां पर आप लोग इसको समझ लेना, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। यानी अलग अलग ब्रांचेज के जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखना सॉइल साइंस के फादर की जब बात आती है तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि सवाल में आपको क्या इंडिया के फादर पूछ रहा है, या आपको फादर ऑफ सॉइल साइंस इन वर्ल्ड पूछा जा रहा है। तो पहली चीज ये आप क्लियर कर लेना, अगर इंडिया, और अगर आपको इंडिया और वर्ल्ड का नाम नहीं दे रखा है तो फिर आपको वर्ल्ड का मान के उसका आंसर देना है। तो ध्यान रखना फादर ऑफ सॉइल साइंस, अगर यहाँ सवाल में आपको वर्ल्ड के फादर पूछते हैं तो ध्यान रखना इसका जवाब आता है वीवी डोकुचेव। क्या जवाब आता है, वीवी डोकुचेव इसका जवाब आता है। यानी कि वीवी डोकुचेव मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस के फादर है, ध्यान रखना वर्ल्ड में। लेकिन ये सवाल आपको इंडिया के रेफरेंस में पूछा जा सकता है, उसका जवाब भी मैं दूंगा। अगर बात की जाए पेडोलॉजी की तो याद रखना पेडोलॉजी की जो फादर है वो भी कौन है, वो भी है वीवी डोकुचेव ही है, ध्यान रखना इसके फादर भी कौन है, वीवी डोकुचेव ही है। ये भी आपको क्लियर।
देखो पेडोलॉजी में बहुत बार कंफ्यूजन बन जाता है। कई बार तो पेडोलॉजी को जो एग्जामिनर है वो क्या लिख देता है, मॉडर्न पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का नाम बदल के क्या लिख देता है, इसको लिख देता है कि मॉडर्न जो पेडोलॉजी है उसके फादर कौन है। या फिर क्या करता है, इसको कह देता है अमेरिकन पेडोलॉजी। क्या बोल देता है, अमेरिकन जो पेडोलॉजी है उसके फादर कौन है। तो याद रखना, अगर आपको पेडोलॉजी का पूछे तो भी वीवी डोकुचेव है, आपको मॉडर्न पेडोलॉजी पूछे तो भी वीवी डोकुचेव है, अमेरिकन पेडोलॉजी पूछे तो भी कौन है, वीवी डोकुचेव ही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस के जनक है, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल फिजिक्स की। किसकी बात करते हैं, सॉइल फिजिक्स की। याद रखना, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स अगर हम बात करते हैं तो इसके हैं डेनियल हिलेन। याद रखना, इसके फादर कौन है, इसके फादर आ जाते हैं यानी कि आपको हो सकता है डेनियल नाम नहीं मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में आपको ये 100% मिलेगा। ये किसके फादर हैं, ये सॉइल फिजिक्स के फादर हैं, यानी फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स इज डेनियल हिलेन। अगर बात करते हैं सॉइल केमिस्ट्री की, किसकी बात करते हैं, सॉइल केमिस्ट्री की अगर हम चर्चा करते हैं तो याद रखना सॉइल केमिस्ट्री के फादर कौन है, सॉइल केमिस्ट्री के फादर है थॉमस वे। कौन है, थॉमस वे। और याद रखना यही थॉमस वे है जिसने केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो वर्ड है इसके बारे में भी बहुत सारी स्टडी की है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, सीईसी से रिलेटेड साइंटिस्ट पूछे तो याद रखना ये कौन है, वही थॉमस वे है। और याद रखना आप लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये थॉमस वे वाला जो सवाल है वो जेईटी के सवाल एग्जाम में तक पूछा जा चुका है। और याद रखना ये प्रीपीजी में भी आ चुका है, ये जेआरएफ में भी आ चुका है, यानी ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट है वहां से भी सवाल आता है। याद रखना फादर जो है वो प्रीपीजी में पूछा जा चुका है, यानी कि बहुत बार घूम फिर के यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। आप लोगों को इसका विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 3 अलग अलग शब्द हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान देना। फादर ऑफ बायोलॉजी अलग होता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अलग होता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अलग होता है। यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है वहां पर आपने फादर पढ़ा होगा, जैसे अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी, फिर उसमें बॉटनी और जूलॉजी के अलग अलग फादर है, इस तरह से पढ़ा होगा। इसी तरह से आपने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, माइक्रोबायोलॉजी के फादर अलग हैं। लेकिन यहां मैं लिखा रहा हूं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, यानी ना माइक्रोबायोलॉजी लिखाया है ना बायोलॉजी लिखा है, मैंने कहा है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। तो याद रखना सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर है विनोग्राड स्काई, यानी विनोग्राड स्काई जो है वो याद रखना सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ अब तक हम पढ़ चुके थे, यहाँ 5 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे। 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर पे देखो वहां हमने सॉइल साइंस का फादर पढ़ा है, तो हम वापस से बात कर लेते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस। लेकिन अब जो सॉइल साइंस के फादर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया के अंदर सॉइल साइंस के फादर हम किसको बोलेंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंडिया के अंदर जो फादर ऑफ सॉइल साइंस है याद रखना वो कौन है, वो है जे.डब्ल्यू. लेथर। यानी कि इंडिया के अंदर सॉइल साइंस के फादर कौन है, जे.डब्ल्यू. लेथर है। याद रखना जे.डब्ल्यू. लेथर से बहुत बार सवाल बनते हैं या बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या सवाल आते हैं इससे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जे.डब्ल्यू. जो लेथर थे ये ऐसे इंसान है जिन्होंने फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जिप्सम का यूज किया था। किसका यूज किया था, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए इंडिया में फर्स्ट टाइम जिप्सम का यूज किसने किया था, तो ध्यान रखना फर्स्ट टाइम जिप्सम का यूज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, जे.डब्ल्यू. लेथर थे।
अरे इनको मजा थोड़ी आ रहा था जिप्सम का यूज करने में, तो फिर क्यों किया? तो याद रखना, इन्होंने जो जिप्सम का यूज किया था उस यूज का जो कारण था वो था रिक्लेमेशन ऑफ एल्केलाइन सॉइल, यानी एल्केलाइन सॉइल के सुधार के लिए इन्होंने जिप्सम यूज किया था। तो याद रखना इन्होंने किसके लिए किया था? इन्होंने जो एल्केलाइन सॉइल होती है उस एल्केलाइन जो सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए या सुधार के लिए इन्होंने किसका उपयोग किया था? जिप्सम का उपयोग किया था। अरे आपको मान लीजिए ये पूछ ले कि भैया आपको ये भी पता है कि फर्स्ट टाइम जिप्सम का यूज जेडब्ल्यू लेथर ने किया था, एल्केलाइन जो सॉइल्स होती है उनके रिक्लेमेशन के लिए किया था, लेकिन आपको ये पूछ ले कि बताइए कहां किया था? तो याद रखना अपने उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने उपयोग किया था। यहां से कितने सवाल बन गए आप खुद सोच लेना। फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया इज जेडब्ल्यू लेथर, एंड जेडब्ल्यू लेथर वह पहला इंसान था जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जिप्सम का यूज किया था। और जिप्सम का यूज क्यों किया था? क्योंकि इनको एल्केलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन करना था, सुधार करना था। और इन्होंने कहां किया था यूज? यूपी में किया था। यानी यूपी कहां यूज किया था, किसके लिए किया था, किसका किया था और किसने किया था? यहाँ 4-5 सवाल आप लोगों को एक लाइन में मैंने नोट करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्या खूब समझ में आ गई होगी। तो इनको कहा जाता है सॉइल साइंस का फादर। कहां कहा जाता है? इंडिया के अंदर कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है जिसमें हम बात कर लेते हैं, एक तो होती है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर केमिस्ट्री। यानी नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो है फर्टिलाइजर केमिस्ट्री। और इसी के साथ आप ध्यान रखना, एक और ध्यान रखना नाम आप लोग, ये तो फर्टिलाइजर केमिस्ट्री है, एक मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। यानी आपको दो ब्रांचेस के बारे में मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं, जिसमें एक तो आपके सामने है फर्टिलाइजर केमिस्ट्री और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है आप लोगों के सामने एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अगर बात यहां स्टार्ट हुई है तो हम चर्चा भी करेंगे। अच्छा बताइए, इंडिया का या फिर वर्ल्ड का, दोनों की ही बात कर लेते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट फर्टिलाइजर कौन सा है? अगर बात किया जाए कि बताइए वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला कौन सा फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन हुआ था, तो आपका जवाब आना चाहिए एसएसपी। यानी विश्व में सबसे पहले नंबर पर अगर कोई फर्टिलाइजर बना था तो वो कौन सा था? वो एसएसपी था। और याद रखना एसएसपी का फॉर्मेशन कैसे किया था? इसका फॉर्मेशन किया था, याद रखना, जो एस होती है, राख होती है, जिसको आप पानी बोलते हो, उसकी क्रिया H2SO4 से करवाकर यहाँ एसएसपी का फॉर्मेशन किया था। और इस एसएसपी को बनाने वाले दो साइंटिस्ट थे, जिसमें एक तो था लेविस और एक था लिविक। यानी कि एक साइंटिस्ट का नाम तो था, ध्यान रखना, लिविक। क्या नाम था? लिविक। और एक लिविक का दोस्त था जिसका नाम था लेविस। क्या नाम था? लेविस। यानी दो साइंटिस्ट थे, लिविक और लेविस, दोनों ने मिलकर एसएसपी बनाया था पहली बार। कहां बनाया था? ये दोनों के दोनों, ध्यान रखना, कहां के रहने वाले थे? ये दोनों के दोनों इंग्लैंड के रहने वाले थे। यानी कि जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वहां के रहने वाले थे। तो लिविक और लेविस ने एसएसपी बनाया था। अगर फर्टिलाइजर ही लिविक ने बनाया था तो बताइए फर्टिलाइजर जो केमिस्ट्री उसका फादर कौन होगा? इसका फादर होगा जस्टस वॉन लिविक, जिसको जेबी लिविक भी कहते हैं। जस्टस वॉन लिविक, या जिसको बोलते हैं जेबी लिविक कहते हैं। तो जेबी लिविक और लेविस दोनों ने मिलकर फर्टिलाइजर बनाया था। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। आपको इंपॉर्टेंट लगे जानकारी तो आप उतार सकते हो। उसी तरह जो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री होती है, याद रखना उसके फादर भी कौन होते हैं? उसके फादर भी होते हैं जस्टिस वॉन लिविक। जेबी लिविक ही वहां के फादर भी है, या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के फादर भी है। आपको ये पूछ ले कि ये तो भैया दोनों के, ध्यान रखना, वर्ल्ड में है। कहां है? अगर वर्ल्ड की बात करें तो फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर कौन है? जस्टिस वॉन लिविक। लेकिन अगर आपको इंडिया में पूछ ले, कहां पूछ ले? आपको इंडिया के अंदर पूछ ले कि बताइए फर्टिलाइजर केमिस्ट्री का, या तो आपको किसका पूछ ले? फर्टिलाइजर का। या आपको पूछ लिया जाए कि जो आपकी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है उस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आप हमें एक काम कीजिए, इंडिया के अंदर कौन फादर है बता दीजिए। तो जब आपको इंडिया के अंदर फादर पूछे तो कह देना जेडब्ल्यू लेथर। यानी इंडिया की जब भी बात आए तो जेडब्ल्यू लेथर ने सॉइल साइंस के लिए, मृदा विज्ञान के लिए इंडिया में बहुत काम किया है। तो
तो याद रखना इनका नाम हमेशा सर्वोपरि रहता है, या यूं कहें बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है इंडिया के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मजा आ रहा होगा, सेशन में कोई दिक्कतें नहीं हो रही होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करें तो अगला नेक्स्ट साइंटिस्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाता है हमारा, जिसको बोल देंगे कोलोइडल केमिस्ट्री। किसके बारे में बात कर लेते हैं? कोलोइडल जो केमिस्ट्री है आपकी, केमिस्ट्री के अंदर या जो सॉइल केमिस्ट्री होता है उसका ही एक पार्ट आता है कोलोइडल केमिस्ट्री। तो याद रखना इसके जो फादर है वो है थॉमस ग्राहम। कौन है? थॉमस ग्राहम। अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम कंफ्यूज तो होंगे ही नहीं। यहां कौन सी केमिस्ट्री पूछ रहा है? कोलोइडल। पीछे की तरफ चलते हैं तो एक केमिस्ट्री इससे मिलती जुलती ही थी जिसका नाम था सॉइल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री थी? सॉइल। यानी यहां सॉइल हो गया है, वहां हो गया है कोलोइड। यहां है थॉमस वे, ध्यान रखना कौन सा वे? थॉमस वे। और वहां कोलोइडल केमिस्ट्री नाम आते ही कौन आ जाता है? थॉमस ग्राहम। कौन आ जाता है? थॉमस ग्राहम। याद रखना ये थॉमस ग्राहम ही था जिसने फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना, कोलोइड जो वर्ड होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो कोलोइड वर्ड होता है ये किसने दिया था? कोलोइड शब्द देने वाला साइंटिस्ट कौन था? कोलोइड शब्द भी किसने दिया था? थॉमस ग्राहम ने दिया था। तो ग्राहम सामने कोलोइड जो कोलोइड वर्ड गिवन बाई थॉमस ग्राहम। ध्यान रखना थॉमस ग्राहम ने ही कोलोइड वर्ड दिया था, और फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री भी कौन है? थॉमस ग्राहम ही है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। एक होता है सॉइल टेस्टिंग, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग के फादर हैं एम.एल. ट्रूग। कौन है? फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग के आ जाते हैं एम.एल. ट्रूग। यानी कि ये सॉइल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनमें आपको किन किन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है वो भी मैं बता देता हूं। आपको ध्यान रखना है आपकी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के फादर कौन है, इंडिया के अंदर फादर कौन है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें तो आपको विशेष ध्यान किस किस के ऊपर देना है? आपको विशेष ध्यान देना है सॉइल केमिस्ट्री के फादर कौन है, पेडोलॉजी के फादर कौन है, सॉइल साइंस के फादर कौन है, और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। यहां से सवाल आता है, और आजकल ये भी सवाल पूछा जा रहा है जेआरएफ प्री पीजी में, यहां से सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है। कौन सा वाला? जो आपका डेनियल हिलेन वाला क्वेश्चन है, यहां से सवाल पूछा जा रहा है बार बार। ये एग्रीकल्चर या यूं कहें अपनी सॉइल साइंस से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमारा विस्तार से चर्चा हो गया। मैंने कोशिश की है कि इस क्लास के साथ साथ आपको ये सारी चीजें याद हो जाए, आपको इनको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़े। आप लोग इसको फटाक से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का जो सेशन था वो आपने एंजॉय किया होगा। हाँ, क्लास के अंदर आज बच्चे एब्सेंट बहुत है। क्या रीजन है भाई आज एब्सेंट होने का? क्लास की इंफॉर्मेशन तो आपको पहुंच ही गई होगी कि क्लास स्टार्ट हो रही है, उसके बाद भी इतने बच्चे एब्सेंट कैसे हैं आज की क्लास में? ठीक है, आगे चलें। ओके डन, यहां तक का हो गया है आप लोगों का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो सॉइल साइंस को हमने जीरो से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे सामने बहुत सारे नए नए टर्म्स निकल कर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आगे चल के सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे, तो सॉइल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सॉइल जो है वो बनी किन किन चीजों से होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है सॉइल कंपोनेंट। कहने को ये टॉपिक बहुत छोटा है, और अगर हम बात करें तो ये टॉपिक धीरे धीरे अपने आप ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, इनके बारे में चर्चा करते हैं तो ये धीरे धीरे अपने आप ही बड़ा होता चला जाता है। यानी कंपोनेंट, अगर हम बात करें सॉइल कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, तो यहां से याद रखना जो प्री पीजी के बच्चे हैं, या फिर यूं कहें कि जो डब्ल्यूओ के बच्चे हैं, उनके लिए विशेषतया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने में जो सॉइल कंपोनेंट है एक बहुत आसान टॉपिक है, और इसके ऊपर से ही सवाल पूछ लिया जाता है। और याद रखना घुमा फिरा कर हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी इसका कंटेंट पूछ लिया जाता है, तो कभी थोड़ा सा डीपली जाकर इसमें से सवाल आ जाता है, लेकिन सवाल हमेशा आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सॉइल कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो सॉइल है वो आखिर किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। क्या आप
जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या उन अकेले पार्टिकल्स को सॉइल कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो क्या उन पार्टिकल्स में जैसे ही आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हो तो क्या हम उसको सॉइल कह देंगे? फिर भी नहीं कहेंगे। लेकिन हम सॉइल कहें तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें होना इंपॉर्टेंट है? तो याद रखना, किसी भी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का जो कॉम्बिनेशन या मिक्सर होता है उसको सॉइल कहने के लिए, या यूं कहें कि सॉइल या उसमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमारे पास 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी सॉइल के कंपोनेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिसमें ध्यान रखना, जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मिनरल्स। अब आगे चल के मैं आपको ये भी समझाऊंगा, या मिनरल्स भी हमारे सिलेबस में डिटेल से दे रखा है, और प्री पीजी के अंदर मिनरल्स से क्वेश्चन आता है। हालांकि डब्ल्यू और एओ के एग्जाम में नहीं आता है, तो इसको बाद में अलग से चर्चा करेंगे। पर कई बार डीपली सवाल भी आ जाता है। जैसे अपन बात करें तो अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें मैंने नोटिस किया है कि सॉइल टेक्सोनोमी तक से सवाल आया है। यानी कि जो लास्ट टाइम का एओ का डब्ल्यू के पेपर हुए हैं उनमें मैंने देखा है कि सॉइल टेक्सोनोमी से या बहुत डीपली क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। तो आपको बहुत डीपली ही पढ़ना चाहिए, मेरा सजेशन ये है। ठीक है, तो हम बात करें तो एक तो हो गया हमारा मिनरल्स के बारे में चर्चा होगी। दूसरा हम बात करें तो इसके अंदर होता है ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है इसके अंदर? ऑर्गेनिक मैटर होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो इसमें एयर का होना जरूरी है, और एक हमारे वाटर का होना जरूरी है। ये 4 चीजें मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए हम कहते हैं कंपोनेंट कितने होते हैं सॉइल के? 4। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये जो नाम आपने सामने लिख रखे हैं इनके बारे में आप जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो हमें जानने की जरूरत है। एक कमेंट आया है, देखिए किसका आया है कमेंट। एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स। बिल्कुल नीतू का जवाब आया है कि ऑर्गेनिक मैटर, एयर, वाटर वगैरह, बिल्कुल ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के। अब आप समझना, सबसे पहला लिखा हुआ आपके सामने ऑर्गेनिक मैटर, मैं समझा देता हूं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा। तो पहला आपके सामने है ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या होता है? तो देखो, कोई भी चीज आपको अगर स्टडी करनी है, पढ़ना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो एक्चुअल में वो होती क्या है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक मैटर किसको बोलेंगे। बाद में पढ़ेंगे कि ये कितना होता है, किसमें होता है, ये सारी चीजें बाद की है। पहले ये सोचो कि ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है। तो आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए, एक तो आपको याद रखना है प्लांट, एक आपको याद रखना है एनिमल्स। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनका जो रेजिड्यू होता है। अच्छा, रेजिड्यू क्या होता है सर, ये भी समझा दीजिए। रेजिड्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं बोया है, गेहूं को आपने काट लिया, व्हीट की आपने हार्वेस्टिंग कर ली। आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, उसकी जो रूट्स होती है, उसका जो स्टेम होता है, वो सारा का सारा सॉइल में रह गया। इसका मतलब आपको जितना काम की चीज लगी थी, बेनिफिशियल जो इकोनॉमिक पार्ट्स थे, वो तो सारे आपने हार्वेस्ट कर लिए, और जो कचरा आपको लगा वो आपने फील्ड में छोड़ दिया है। तो वो होता है रेजिड्यू। जैसे मान लीजिए आप एनिमल हस्बेंड्री, या यूं कहें आप पशुपालन कर रहे हो, या आप जैसे मान लीजिए काऊ या बफेलो को आप अपने रेयरिंग कर रहे हो, उनका पालन कर रहे हो, तो हमें पता है कि एनिमल से हमें मिलता है FYM। अरे हम ऐसा तो नहीं है ना कि आप घर पे गाय पाल रहे हो, और गाय पाल रहे हो क्योंकि आपको गोबर चाहिए, FYM चाहिए, इसलिए तो गाय नहीं पालोगे। तो गाय पालने के पीछे, भैंस पालने के पीछे आपका मेन मकसद होता है कि एनिमल से आपको मिल्क मिले। क्या मिले? आपको मिल्क मिले, उसका लेदर मिले, या अलग अलग एनिमल्स का जो आपका रेयरिंग पर्पज होता है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन साथ में एक बाई प्रोडक्ट जो FYM, गॉट मेन्योर, सिप मेन्योर, इस तरह की जो मेन्योर्स आपको मिलती है वो एक बाई प्रोडक्ट है, जिसको हम कह देते हैं कि वो उन एनिमल्स का एक रेजिड्यू है। जैसे मान लीजिए सिप की आपने वुल को, या जो उसकी ऊन होती है उसको काट लिया, उसका मेन मकसद तो क्या होता है, उसकी ऊन को आप कपड़े बनाने के लिए काम में लेना चाहते हो, उसकी रेयरिंग का मेन पर्पज ये होता है। लेकिन जो वुल होती है उसके भी जो फाइन फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे टुकड़े जब उसको प्रोसेस करते रह जाते हैं, उनको भी मैन्योर्स के रूप में यूज करते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स का जितना भी जो कचरा, आपको मेन पार्ट लेने के बाद जो आपका कचरा बच जाता है उसको बोलते हैं रेजिड्यू, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। यानी कहने का मतलब है कि प्लांट्स एंड एनिमल रेजिड्यू जो आपने फील्ड में छोड़ दिया है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। आगे मैं जब भी ये शब्द यूज करूं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि प्लांट या फिर एनिमल्स का जो भी कचरा खेत में पड़ा हुआ है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो रेजिड्यू आपने फील्ड में छोड़ दिया है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर।
फॉर एग्जाम्पल, आप खेत में FIM बिखेरते हो या नहीं बिखेरते हो? क्यों बिखेरते हो? क्योंकि फील्ड के अंदर जो सॉइल है उस सॉइल का एक कंपोनेंट ऑर्गेनिक मैटर है। अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो उसका फर्टिलिटी स्टेटस अपने आप लो हो जाएगा। फर्टिलिटी स्टेटस लो क्यों होगा? उसके भी हम सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री में रीजन, कारण पढ़ेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होगी या न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी लो होगी, उसका कारण क्या है, सारी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं एयर। अरे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में एयर प्रेजेंट होती है। फिर आता है वाटर। एयर और वाटर दोनों हम डिटेल से पढ़ेंगे। सॉइल वाटर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हमको अलग अलग टाइप का जो वाटर होता है उसकी स्टडी करनी है, तो ये दोनों भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक बच जाता है मिनरल। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज की मिनरल किसको कहेंगे? तो मिनरल का मतलब होता है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बन होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते ही क्यों है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है? कार्बन। लेकिन मिनरल्स की केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बन एब्सेंट होता है, इसीलिए मिनरल्स जो होते हैं इनके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, इनऑर्गेनिक मैटर। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक मैटर। यानी कोई आपको पूछे कि मिनरल क्या है, तो पहला वर्ड आप मिनरल के लिए यूज कर सकते हो कि मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई। दूसरी बात कि जो मिनरल्स होते हैं ये क्या करते हैं? टू और मोर देन टू एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। सर ये क्या चीज समझा रहे हो? जैसे आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, या फिर हम बात करें तो आपका क्लोराइड, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बहुत सारे एलिमेंट के आपने नाम सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा सोडियम, कैल्शियम, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम सुना होगा। अब जैसे मैं बात करूं तो ये तो रहा, क्या हो गया? पोटेशियम, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जिसको KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यानी एक आपका जो तत्व है जिसको एलिमेंट हम लोग कह देंगे, एक एलिमेंट यहाँ आपका पोटेशियम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तीन एलिमेंट आपस में मिल गए और इनके मिलने से आपको यहाँ एक कंपाउंड या यूं कहें एक यौगिक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी यौगिक को हम बोलते हैं मिनरल। यानी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि, और आप जो मिनरल किसको कहेंगे? मिनरल का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन टू और मोर देन, देखो या तो दो या फिर क्या होंगे? दो से अधिक। यानी कम से कम दो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पोटेशियम अकेला ही मिनरल बन जाएगा, नहीं, ये मिनरल एलिमेंट है पर मिनरल नहीं है। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं मिनरल। ध्यान रखना। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जो मिनरल्स होते हैं, इन मिनरल्स की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो केमिकल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, फिक्स्ड होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक मिनरल का नाम ले रहा हूं, हेलाइट। क्या नाम लिया? हेलाइट। तो जैसे ही मैंने हेलाइट नाम लिया, आप कह दोगे कि सर ये तो नमक की बात कर रहे हो। जो NaCl मिनरल होता है, रॉक्स के अंदर इनका जो मिनरल प्रेजेंट होता है उसको हेलाइट मिनरल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं जिप्सम, क्या कहूं मैं आपको? जिप्सम। तो आप कह दोगे कैल्शियम सल्फेट 2H2O। इसका मतलब हो गया यहाँ बहुत सारे जो एलिमेंट है वो मिलकर जिप्सम बना रहे, तो जिप्सम भी क्या है? एक मिनरल है। लेकिन मैं आपको कहूं कि FYM का फॉर्मूला बताओ, बता सकते हो? क्या रहे? अरे मैं कहूं जिप्सम का बताओ, बता दोगे। मैं कहूं हेलाइट का बताओ, आप बता दोगे। मैं कहूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बताओ, बता दोगे। मैं कहूं ऑर्थोक्लेज का बताओ, बता दोगे। मैं कहूं माइका का बताओ, बता दोगे। मैं कहूं क्वार्ट्ज का बताओ, जैसे ही मैं कहूंगा क्वार्ट्ज आप कहोगे SiO2। इसका मतलब सारे के सारे मिनरल्स की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर कभी फिक्स नहीं होती है। तो पहली बात, जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। दूसरी बात, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें कार्बन प्रेजेंट होता नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कि याद रखना, इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होती है। याद रखना, इनकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है? फिक्स्ड होती है, डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर की केमिकल स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं होती है। तो ये जो चार कंपोनेंट्स है इनको कल की क्लास में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बेसिक आइडिया मैंने इनके बारे में समझाने की कोशिश तो पूरी की है, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए, आप चीजों को सोचने समझने की क्षमता आप में डेवलप हो पाए। इसीलिए मैंने कोशिश की है सारी चीजों को डिटेल से समझाने की। बस आप ध्यान रखना कि जब कभी भी आप सॉइल की बात करोगे तो सॉइल में दो चीजें होती
होती है। एक तो उसमें होता है सॉलिड पोर्शन यानी कि ठोस भाग सॉइल में होगा, और इस ठोस भाग के बीच में आपने देखा होगा कि इसके बीच में पोर स्पेस भी होता है, खाली जगह भी होती है, जिसको पोरोसिटी कहते हैं। सॉलिड पार्ट में दो चीजें होती है, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर और एक होते हैं मिनरल्स, जबकि खाली जगह में या तो एयर होती है या फिर होता है वाटर। अगर सॉइल को आप 100% मानते हो तो ध्यान रखना उसमें से 50% तो कौन सा होगा, सॉलिड पोर्शन, और 50% कौन सा होता है, पोर स्पेस। इस 50 में से 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड 45% मिनरल्स होते हैं, जबकि सॉइल, एयर और ये दोनों बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इन सारी चीजों को डिटेल से हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग क्लासेस जो कंसेप्ट से रिलेटेड है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। अब हमारी क्लासेस कैसे कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, जब फ्राइडे या यूं कहें सैटरडे और संडे के दिन, जो इस वाला सैटरडे संडे आएगा उसको आपकी क्लास ऑफ रहेगी, बाकी उसके बाद में कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस चलती रहेगी। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे।